अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, पेरिस में जारी खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक गेम्स में आज पाकिस्तान की 2 खातून एथलीट्स एक्शन में होंगी। कशमाला तल्लत शूटिंग और फाइका रियाज एथलेटिक्स में अपनी सलाहियत का मुजाहरा करने जा रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए आज 2 एथलीट्स अपने अपने इवेंट्स में एक्शन में नजर आएंगी। शूटर कशमाला तल्लत 250 मीटर पिस्टल के मुकाबलों में एक्शन में होंगी। 250 मीटर पिस्टल के मुकाबले पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 12 बजे शुरू होंगे। स्टार्ट लिस्ट के मुताबिक कशमाला तल्लत रैपिड पिस्टल की रेले 2 में अपने निशाने लगाएंगी। उनका परसेप्शन राउंड 1:30 बजे और रैपिड फायर राउंड 4:15 बजे शुरू होगा। 250 मीटर पिस्टल मुकाबलों में 40 शूटर शरीक हैं, जबकि टॉप 8 फाइनल खेलेंगे। दूसरी जानिब स्प्रिंटर फाइका रियाज खवातीन की 100 मीटर दौड़ के इब्तदाई मरहले में शरीक होंगी। फाइका रियाज का इवेंट आज दिन 1:15 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी स्प्रिंटर प्रिलिमिनरी राउंड की दूसरी हिट में शामिल हैं। 4 हिट्स की टॉप 3 एथलीट्स पहले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी और हर हिट की टॉप 3 प्लेयर्स के बाद 5 बेहतरीन टाइमिंग के प्लेयर्स भी पहले राउंड में जगह बना पाएंगी। इससे कबल पाकिस्तान के दोनों स्विमर्स और शूटर गुलफाम जोसेफ ओलंपिक से आउट हो चुके हैं। कशमाला तल्लत खवातीन और मिक्स टीम की 10 मीटर एयर पिस्टल में नाकाम रही थी। पाकिस्तान के तीसरे शूटर GM बशीर का इवेंट 4 अगस्त, जबकि मेडल की हकीकी उम्मीदवार जो उम्मीद हमें दिखाई दे रहे हैं अरशद नदीम, उनका इब्तदाई इवेंट 6 अगस्त को होने जा रहा है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। रहमत जहमत बन गई, पंजाब में तूफानी बारिशें, 44 साल रिकॉर्ड टूट गया। नए माली साल के पहले ही महीने महंगाई में बेपनाह इजाफा। वकार यूनुस ने सीट तो संभाल ली, लेकिन कप्तान बनाने के अख्तियार किसी और के पास होगा। और आपको बताएंगे इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से IT सेक्टर को कितना नुकसान हुआ। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश से 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एयरपोर्ट एरिया में कल सुबह 9 बजे तक 350 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इससे पहले ताजपुरा में 2 हफ्ते कबल 337 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। जबकि बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 2 हलाकतों की इतलात भी सामने आई हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर एक सारिफ सिद्रा कयूम ने लिखा कि लाहौर में हंगामी सूरत हाल है। मुतादिद अंडरपासेस पानी से भरे हुए हैं और गलियों में इतना पानी है कि बाहर भी नहीं निकला जा सकता। एक और सारिफ ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि लाहौर में शदीद बारिशों के नतीजे में सर्विसेज अस्पताल में पानी दाखिल हो गया। इसी दौरान हमने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर मुतल्लिका महकमों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया। इंतजामी अफसर और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने की हिदायत जारी की गई और पानी की जल्द निकासी का भी हुक्म दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बारिश के पानी के निकास के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए हमने देखा कि वार्डन्स भी मौजूद थे, उनके मुतल्लिका इंचार्ज भी मौजूद रहे हैं। मरीम नवाज ने हिदायत की कि गली मोहल्लों और रोड से बारिश के पानी की निकासी का ऑपरेशन जल्द मुकम्मल किया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना था कि वासा LWMC और ज़िले इंतजामिया बारिश का पानी निकालने के लिए मुतहरिक रहे हैं। लाहौर की तमाम इंतजामिया जिसमें कमिश्नर DC AC समेत दीगर अमला भी फील्ड में मौजूद रहा है। अस्मा बुखारी का कहना था कि लाहौर में कोई रेन एमरजेंसी नहीं लगाई गई है। इसके बावजूद वासा और LWMC ने शहर के 22 पॉइंट्स को मुकम्मल क्लियर कर दिया, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला को भी भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज निकासियात की खुद निगरानी करती रही हैं। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज इंतबाह जारी करते हुए कहा कि 1 और 2 अगस्त के दौरान शदीद बारिशों के बाइस मरी, गलियात, मानसेरा, कोहिस्तान, चतराल, दीर, सवात, शांगला, बुनेर, बन्नू, कुरम, वजीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान, औरकज़ई, खैबर, मोहम्मद, नौशहरा, सवाबी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर के मकामी और बरसाती नदी नालों और डेरा गाजी खान के पहाड़ी इलाकों में भी तुग़यानी का खदशा है। मजीद बताया गया कि शदीद बारिशों के बाइस इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, नौशहरा और पेशावर के नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आने का खदशा है। इस हवाले से हम आपको मज़ीद भी अपडेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि लाहौर में जो गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई है, 44 साल का उसका रिकॉर्ड टूटा है, सबसे ज़्यादा जो रिकॉर्ड बारिश हुई है वो लाहौर के किस इलाके में हुई है?
सॉरी, मैं सुन नहीं पाया, क्या पूछा आपने सवाल? जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कल जो बारिश हुई है लाहौर में, ये बताया जा रहा है कि 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, तो लाहौर का कौन सा ऐसा एरिया था जहां पर सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, लाहौर एयरपोर्ट पे जो हमारा ऑफिस है उसने रिकॉर्ड की 360 मिलीमीटर से ऊपर कल दिन भर जो हुई। कल सुबह मतलब अर्ली सुबह शुरू हुई थी और फिर आपको पता है कि 11 बजे तक तो बहुत धुआंधार चलती रही और उसके बाद भी वक्फे वक्फे से कभी हल्की कभी मॉडरेट इस तरह से चलती रही। तो ओवरऑल 360 मिलीमीटर तो कल शाम तक थी, उससे ऊपर चली गई होगी मेरे ख्याल में डेफिनेटली 24 घंटे की रेनफॉल। तो पिछला जो रिकॉर्ड था वो 1980 का था, जुलाई के महीने का। 1980 में 332 हुई थी, तो ये जाहिर है कि उससे ज़्यादा हो गई, तो एक तरह से नया रिकॉर्ड सेट हुआ 24 घंटे की रेनफॉल का। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से कल हमने सड़कें नदी नालों के मनाजर देखे हैं, सड़कें नदी नाले बने हुए थे, तो आपको लग रहा है कि इस तरह की और भी बारिशें भी एक्सपेक्टेड हैं? अब आप कर सकते हैं तवक्को। देखिए, मानसून की बारिशों में तो मतलब किसी भी वक्त ना कोई इस तरह का बहुत हैवी इवेंट, एक्सट्रीम इवेंट आप उसको किसी वक्त भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो परसों रात में था असल में बहुत थिक क्लाउड मास जो लाहौर और उसके यानी हमारा जो पूरी ईस्टर्न पट्टी है लाहौर से उस तरफ इंडिया की तरफ, तो वहाँ पर बहुत देर तक था। तो जाहिर है जब क्लाउड मास एक जगह पे बहुत देर तक स्टेगनेंट हो जाए और विंड सारी कन्वर्ज उसी के अंदर हो रही हो, तो फिर इस तरह का इवेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। तो आगे भी जो ये 6 अगस्त तक तो ये स्पेल चलेगा, 5 या 6 अगस्त तक, और आज आने वाली रात को फिर तेज़ बारिश मुतवक्की है लाहौर में भी और गिरदुनवा में भी, फैसलाबाद, सरगोदा, नीचे कसूर और इस तमाम पट्टी पे ऊपर नारोवाल, सियालकोट, तो इन तमाम एरियाज़ में आज आने वाली रात जो होगी या कल आने वाली सुबह इन दोबारा से तेज़ स्पेल हो सकता है। और अभी मानसून का एक्टिव फेज चल रहा है काफ़ी, तो उस लिहाज से ये कोई 10-12 अगस्त तक ऑन एंड ऑफ आपको बारिशें मिलती रहेंगी इसी तरह से। ठीक है। तो सरफराज साहब, ये जो स्पेल अभी स्टार्ट हुआ है, जो आप कह रहे हैं 5-6 अगस्त तक जारी रहेगा, जिस तरह हम अपने मोबाइल फोन्स में भी देखते हैं वेदर फोरकास्ट चल रहा होता है, आज भी ये शो हो रहा था कि दिन के टाइम भी बारिश होगी, लेकिन दिन के टाइम भी बारिश नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि रात को एक स्पेल मुतवक्के है, तो ये जो स्पेल है ये मानसून का सबसे हैवी स्पेल होगा या इससे आगे अभी मजीद हैवी स्पेल्स आने हैं? देखिए, इस बारे में मैं बता रहा हूँ ना कि मानसून की बारिशों में इतनी वेरिएबिलिटी होती है कि आप किसी भी स्पेल को हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि ये बहुत ताकतवर स्पेल था। अभी तो अगस्त शुरू हुआ है और अगस्त में ज़्यादा बारिशें हैं एज़ कम्पेयर टू जुलाई में भी लाहौर और गिरदुनवा में तो अच्छी खासी हुई हैं, यानी 600 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो चुकी है लाहौर में, मेरे ख्याल में 630 या कितनी। तो इस लिहाज से अब अगस्त ज़्यादा बेटर है जुलाई के मुकाबले में। तो ये जो स्पेल गुजरा है बहुत हैवीएस्ट गुजरा है, यानी एक दिन में 360 मिलीमीटर से ऊपर बारिश हो गई। अब देखिए, कोई दूसरा स्पेल भी हो सकता है इस तरह का फिर आ जाए, इसमें मुमकिन है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ की बात करें जिसमें केपी के भी कुछ इलाके हैं, वहाँ पर भी हमने देखा है बहुत सी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी कुछ पेश आए हैं, तो वहाँ पर भी बारिशें इसी तरह से एक्सपेक्टेड हैं? जी बिल्कुल इसी तरह से एक्सपेक्टेड है। उसमें ठीक है गैप्स के साथ होती हैं, यानी एक आध दिन का गैप हो गया, चंद घंटों का गैप हो गया, उसमें आपको कोई बारिश नहीं मिलती, फिर हफ्सा हो जाता है, गर्मी हो जाती है। लेकिन ये स्पेल जैसे मैंने कहा कि 6 अगस्त और उसके बाद भी एक आध दिन के वक्फे के बाद भी ये कोई 12-13 अगस्त तक इस तरह से ना चलता रहेगा, मतलब गैप्स के साथ। तो उसमें केपी के शुमाली इलाका जात भी दोबारा से उन एरियाज़ में बड़ी फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा है, खदशा है, और हैवी स्पेल के नतीजे में। इसी तरह से दूसरी तरफ जो अब आपका वेस्ट पंजाब है, यानी डीजी खान वगैरह के हिल टोरेंट्स अभी एक आध दिन छोड़कर उस तरफ बहुत हैवी स्पेल मुतवक्के है। फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, कोलू, सिब्बी, बारखान और दूसरे जो पहाड़ी इलाके हैं उसके साउथ पंजाब के साथ लगते हैं, उन तमाम एरियाज़ में भी हैवी स्पेल मुतवक्के है। वहाँ पर भी फ्लैश फ्लडिंग और इस तरह की सैलाबी कैफियत लोकल स्ट्रीम्स में, नदी नालों में देखने में आ सकती है। फिर सिंध के जो अजला हैं, सेंट्रल सिंध और अपर सिंध, उसमें दादू, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, जैकोबाद और नीचे खैरपुर और सांगड़, नवाबशाह, इन तमाम एरियाज़ में भी हैवी रेनफॉल मुतवक्के अगले 3-4 दिनों में। ठीक है। और स्पेसिफिकली कराची के हवाले से भी हमें बताइएगा कि वहाँ पर बारिशों का जो सिलसिला है वो कब से शुरू होगा, कितना हैवी स्पेल वो भी होगा? जैसे हमने लाहौर में कल देखा कि बहुत तेज़ बारिश हुई, काफ़ी देर तक वो जारी रही, उसके बाद जी मैं बता रहा था आपको कि सेंट्रल और यानी ईस्टर्न सिंध में आ जाता है आपका उमरकोट डिस्ट्रिक्ट, मीरपुर खास, और उससे ऊपर सांगड़ और नवाबशाह, खैरपुर, ये तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऊपर जैकोबाद, लाड़काना, सखर, और दूसरी तरफ दादू और कंबर, शहदाद कोट और
जामशोरो डिस्ट्रिक्ट, इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी स्पेल मुतवक्की है। कराची में कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा उस तरफ से गुजरेगा, नॉर्थ ईस्ट से सिस्टम ऊपर की तरफ और बलूचिस्तान की तरफ निकलेगा। तो कराची में अलबत्ता लाइट ट्रेन, मॉडरेट ट्रेन और किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स हो सकते हैं 5 अगस्त को, खासकर 4 से और 5 अगस्त को। ठीक है सरफराज साहब, इस हवाले से भी बताइएगा, जैसे हम अपने प्रोग्राम में ही शेयर कर रहे थे कि रावलपिंडी या शुमाल मशरकी पंजाब के बहुत से ऐसे बरसाती नदी नाले हैं, उसमें भी फिर तुग़यानी का खदशा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। जो आप देखें कि पिंडी के साथ जो नाला ले लगता है इस्लामाबाद के साथ दूसरे कुछ लोकल नाले भी, और पिंडी के साथ, तो उनमें ख़ासकर जब होती है 80-100 मिलीमीटर बारिश थोड़े वक्त में 1-8 घंटे में पड़ जाए तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो बड़ा एक तरह से मैं बता रहा था आपको कि एक्टिव फेज़ है मानसून का, तो इस फेज़ पूरे स्पेल के दौरान अगले 8-10 दिनों में कहीं भी कोई भी चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और सरफराज साहब, जो टूरिस्ट हैं, सयाह हैं, वो भी हम देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे सयाह हैं, कुछ इतलात भी मौसूल हुई नारान के एरिया से, वहाँ पर कोई ब्रिज टूट गया था और कई जगहों पर हमने देखा लैंडस्लाइडिंग के भी कुछ वाक़यात हो रहे हैं, बारिशें वहाँ पर भी हो रही हैं। जो टूरिस्ट हैं उनके हवाले से भी एडवाइजरी बार बार जारी की जाती है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो हम देख रहे हैं कि नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम आप स्पेशल देना चाहें? जी, उनके लिए पैगाम मुझसे जब पूछते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि जो फोरकास्ट होती है उसको देखकर अपना टूर प्लान किया करें। अभी देखिए कागान नारान में एक तरह से यानी और बालाकोट की तरफ भी पूरे के पूरे पॉली बैग है, तो जाहिर है फिर वहाँ आप वो फंस जाते हैं, फिर मजबूर हो जाते हैं कि ना इधर के रहे ना उधर की। तो उसमें एहतियात बरतनी चाहिए। अभी मैं 20 अगस्त तक तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये स्पेल एक के बाद एक स्पेल चलता रहेगा। तो इस दौरान में अगर ना ही प्लान करें टूर, और ख़ासकर उन एरियाज़ का, हिली एरियाज़ का, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पर जब बारिश होती है वो सारा पानी नदी नालों में तुग़यानी की सूरत में जमा होकर फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इसको अवॉइड ही किया जाए तो बेहतर। और जो दरिया हैं और डैम्स हैं उनकी अभी सिचुएशन क्या है, पानी का जो लेवल है वो वहाँ पर कितना है? क्योंकि जब भी बारिशों का सीज़न स्टार्ट होता है मानसून में, हम देखते हैं कि फिर हिंदुस्तान में भी जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, उनके डैम्स जब भर जाते हैं, दरिया भर जाते हैं, तो पानी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, दरियाओं के जो कैचमेंट एरियाज होते हैं ना, बिलखसूस अब ईस्टर्न रिवर्स जितने हैं अगले स्पेल में इनके ऊपर, ईस्टर्न रिवर्स के कैचमेंट एरियाज के ऊपर अच्छी बारिश मुतवक्की है, तेज़ बारिश। तो आपका दरियाई सतलज और दूसरा झेलम और रावी, इनमें पानी का बहाव बढ़ सकता है। हमारा जो फ्लड फोरकास्ट भी है लाहौर में, उसमें उन्होंने एक तरह से अलर्ट टाइम टू टाइम इशू करते रहते हैं। तो कल भी उन्होंने एडवाइजरी इशू की है इस संबंध में कि जी दरियाओं में पानी आगे चलकर इस तरह उसके बहाव में इजाफा हो सकता है। और उधर चतराल वगैरह की तरफ जो पिछला हैवी स्पेल हुआ है, तो ऑलरेडी काबल रिवर में नौशहरा के मकाम पर और उससे पीछे के जो दूसरे मकामात हैं उस पर मीडियम लेवल का फ्लड ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है। और महकमा मौसमियात की तरफ से हम देखते हैं कि बार बार अलर्ट भी जारी किए जाते हैं। अगर हम PDMA की बात करें, NDMA की बात करें, तो जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, वासा की बात करें, ऑन बोर्ड हैं और सबको ये इस हवाले से पहले से अपडेट कर दिया जाता है कि कितनी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं, उस हिसाब से फिर तैयारियां की जाती हैं। जैसे कल हमने देखा कि बड़ा एफिशिएंटली काम किया वासा हुकाम ने। जी बिल्कुल, जैसे ही एडवाइजरी इशू थी, यानी परसों इशू हुई थी एडवाइजरी इतने हैवी स्पेल की, और अगले 4-5 दिन की, यानी 5 या 6 अगस्त तक की इशू की हुई है फिलहाल मेट ऑफिस ने। तो जाहिर है इंस्टेंटली वो डिसेमिनेट हो जाती है सबको, और ऑलरेडी आपको पता है कि एक तरह से चल रहा होता है, यानी एक एडवाइजरी ख़त्म होने से पहले दूसरी आ जाती है जब स्पेल कंटिन्यू कर रहा हो। तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छी है तमाम इदारों में, लेकिन जाहिर है इतना बड़ा हैवी स्पेल जब हो जाता है बहुत थोड़े टाइम में, तो फिर उसको मैनेज करना मुश्किल तो होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में गुज़श्ता रोज़ होने वाली जो बारिश है उससे 44 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि नए माली साल के पहले महीने के दौरान महंगाई में इजाफा हो चुका है। इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुताल्लिक माहाना रिपोर्ट भी जारी कर दी है। रवां साल जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.1% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और महंगाई की शरह 11% रही है। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक जून के मुकाबले में जुलाई में महंगाई में 2.1% का इजाफा हुआ और जुलाई में शहरों में महंगाई 2 और देहातों में 2.2% बढ़ी है। गुज़श्ता माह शहरों में महंगाई की शरह 13.18% और देहातों में 8.14% रिकॉर्ड की गई है। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई 2024 में महंगाई की शरह में 2.1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है
और जुलाई 2023 में सालाना महंगाई 28.3% की बुलंद सतह पर थी। शहरी इलाकों में जो महंगाई थी वो 13.2% और देहात में 8.1% रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जून में महंगाई की मजमूई शरह 12.6% थी। शहरी इलाकों में गुज़श्ता माह टमाटर 75.8% महंगे हुए, सब्जियां 29.7%, खुश्क दूध 17.3% महंगा हुआ, दाल चना 15.3%, चिकन 10%, दाल मूंग 8.7% महंगी की गई। गुज़श्ता माह मुल्क में गंदम का आटा 8.2% तक महंगा हुआ। आलू, सफ़ेद चने, दूध, गंदम, फल और शहद की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, जबकि दाल, माश, मसूर, मशरूबात, चीनी, अंडे और सिगरेट्स भी महंगे हुए हैं। अगर हम हॉस्पिटल के चार्जेस की बात करें, फ्यूल की बात करें, मोटर फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा देखा गया है। जो रिपोर्ट आई है जुलाई में, उसमें बेकरी आइटम्स, मछली, ट्रांसपोर्ट किराए में हमने देखा कि कमी भी हुई है। महंगाई के सालाना आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई में खुराक सालाना बुनियाद पर 1.56% महंगी हुई है और जल्द खराब होने वाली अशिया की कीमतों में 29% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। एक साल के अरसे में कपड़े और जूते 18.18% तक महंगे हुए हैं, जबकि सालाना बुनियाद पर हाउसिंग, बिजली, पानी, गैस के चार्जेस 25.30% बढ़ चुके हैं और गुज़श्ता साल की निस्बत सेहत की सहूलियात 19% से ज़ायद महंगी हो चुकी हैं, जबकि एक साल में ट्रांसपोर्ट किराए 12%, तफरीही सहूलियात 10% तक बढ़ चुके हैं। एक साल के अरसे में रेस्टोरेंट्स और होटल्स के चार्जेस भी 11% बढ़ चुके हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नए माली साल के पहले महीने के दौरान ही हम देख रहे हैं कि महंगाई में इजाफा हो गया है, तो जो महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमत के दावे हैं वो फिर सिर्फ दावों की हद तक ही महदूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक बात तो आया है कि FY23 में महंगाई एवरेज 29% पे थी, पिछले साल 23.4% पे है। बेस इफेक्ट की वजह से इस वक्त जो महंगाई बढ़ी है वो तकरीबन 11-12% के दरमियान आ गई है। बट यू आर राइट, जो पिछला महीना गुजरा है ये पिक्यूलियर है इस सेंस में कि जो नए टैक्सेस हैं, जैसे GST का इजरा बहुत सी चीज़ों पे हुआ, उसकी वजह से मंथ ऑन मंथ महंगाई जो है वो 2% बढ़ी है। आपने ठीक कहा, फूड इन्फ्लेशन 4.5% के करीब बढ़ी है। सो ये एक तशवीशनाक बात है। बट चूंकि बजट में ये टैक्सेस दिखाई दे रहे थे, तो हमने तो पहले भी कहा था कि इन टैक्सेस का एक इफेक्ट जो है, स्टेप अप ऑन इन इन्फ्लेशन जो है वो आएगा। इसीलिए आपने ये भी देखा कि जो शरह सूद है जो स्टेट बैंक ने कम की, वो सिर्फ 1% कम की। हालांकि मेरा ख्याल है कि रूम ज्यादा था वहां कट करने का, बट एवरीवन इज बीइंग कॉशियस बिकॉज बिजली की कीमतों में तब्दीली प्लस ये टैक्सेस का इजरा यानी कि बजट का इम्पैक्ट, दिस ऑल हैज हैड अ इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट। बट ओवरऑल बढ़ने की शरह इस साल 11 से 13% के दरमियान रहने की उम्मीद है। आई थिंक all of us agree on that fact जी। So लोगों के लिए तो अभी भी वही राय है कि they have to make sure कि वो अपने घर के बजट जो है उसको मिनिमम पे रखें, अपनी इनकम को इंक्रीज करने की कोशिश करें, बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें, गैस का इस्तेमाल कम से कम करें, घर जो है उनको इंसुलेट करें, जिस तरह भी इनकम ऐड कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको बहुत आसान हल ये बताता हूँ कि अगर आपने FSC की हुई है तो आप अपने बेटे को कहेंगे वो मैट्रिक की तालीम दे दे। ये एक मतलब अच्छी चीज़ भी है, बट इससे आपकी इनकम्स में इजाफा होगा। दूसरा ऑफ कोर्स यू नो ट्राई टू बाय होलसेल, दैट्स वन इम्पैक्ट। इतवार बाजार हैं, ये सारे काम जो है करने चाहिए। हुकूमत ऑन दी अदर हैंड बहुत से काम कर सकती है। बिजली के सेक्टर की तंजीमें नौ करे ताकि बिजली के बढ़ने की शरह में कमी हो, नंबर 1। नंबर 2, अपने मालियाती खसारे को संभाले ताकि बैंक बोरोइंग कम हो। नंबर 3, जो सप्लाई ऑफ गुड्स हैं उन पे एक कड़ी नजर रखनी चाहिए। दैट डजंट मीन कि मार्केट में मॉनिटरिंग करनी है, बल्कि आपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हर चीज के देखने हैं, मौजूद हैं मुल्क में, नहीं है तो मेक श्योर कि उसकी इंपोर्ट आसान हो। और नंबर 4 ऑफ कोर्स यू नो जो ओवरऑल मुल्क में एक प्रोडक्टिविटी है, पैदावारी सलाहियत है, उसको बढ़ाएं ताकि इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म पे जो है उसको संभाला जा सके। अब ये पाकिस्तान में देखें, इन दी एंड बात यह है कि जब तक फंडामेंटल तब्दीलियों की तरफ हम नहीं जाएंगे तो इस तरह की चीजें जो हैं उनको ठीक करना ऑन अ परमानेंट बेसिस you know, लेकिन फिर डॉक्टर साहब आप क्या देख रहे हैं, हुकूमत के पास वो प्लान ऑफ एक्शन है कि वो आवाम को रिलीफ दे सकते हैं? जिस तरह से आपने बिजली के हवाले से बात की, मैं उसी तरफ आ रहा था कि महंगाई
के हवाले से तो हमने बात कर ली है, लेकिन जो बढ़ते हुए बिजली के बिल्स हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करें? लोग अपना जो यूजेज है वो मैक्सिमम कम कर चुके हैं, लेकिन जो प्राइसेस हैं, जो टैरिफ है, उसको इतना बढ़ा दिया गया है। कैपेसिटी चार्जेस हम देखते हैं, डिफरेंट किस्म के टैक्सेस हैं जो हमें बिलों में लग के आ रहे हैं, जिनका आवाम से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। तो आपको लगता है कि IPPs के हवाले से भी कोई नजरसानी की जाएगी, इस पर कोई मुशावरत होगी, ये मामला किस तरह से कंट्रोल हो सकता है? IPPs एक जुज़ हैं उस पूरे एक फ्रेमवर्क का जो आपको बनाना पड़ेगा। उसमें आपको डिमांड साइड भी ठीक करनी है, सप्लाई साइड भी ठीक करनी है, टैरिफ जैसे आपने कहा उसको भी ठीक करना है। इन दी इमीडिएट आई थिंक जो एक टैक्सेशन है 20-25% की आपके बिलों में, उसको कम किया जा सकता है। एक लेगेसी कॉस्ट है 3 रुपये 28 पैसे की, उसको कम किया जा सकता है। ये तो एक इमीडिएट रिलीफ है IPP से, और मेनली ये चाइनीज़ IPPs हैं 2015 की पॉलिसी में जो लगे हुए हैं, इनसे बात करनी चाहिए। डेट को अगर रीप्रोफाइल करें, पर लगता इस तरह है जो अथॉरिटीज़ ने बताया कि अभी तो बातचीत का एक पहला आगाज़ हुआ है। अभी तो एक FA अपॉइंट होना है, एक जिसने ये सारा काम करना है, एक फाइनेंशियल एडवाइज़र। सो लगता है कि इसमें अभी वक्त लगेगा। उम्मीद ये थी कि शायद अथॉरिटीज़ इसको क्विकर रोड पर करवा लेंगी, बट ऐसा लग नहीं रहा कि मुमकिन होगा। पर बातचीत शुरू हुई है। पूरा डिस्कोर्स के निज़ाम को 20 साल से तो मैं सुन रहा हूँ कि प्राइवेटाइज़ करना है। जो हमारी केयर टेकर सेटअप थी वो कह रहे थे कि हम तो बहुत करीब आ गए हैं 2 IPPs को कंसेशन एग्रीमेंट के थ्रू प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर करने को, उसको भी 12 महीने हो गए हैं। सो ऑल इन ऑल आई थिंक एक एनर्जी में काइंड ऑफ एन अर्जेंसी तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी। बट सबसे बढ़ के बात यह है कि ये जो इतने काम अनवार मैंने और आपने आज डिस्कस किए हैं, इनका डिज़ाइन फ्रेमवर्क किसने बनाना है, इनको इम्प्लीमेंट किसने करना है? माजरत के साथ ये वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है जो इस वक्त शायद स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, पॉलिसी की लेवल पे भी, रेगुलेशन के लेवल पे भी और ऑपरेशंस के लेवल पे भी। सो पहला काम तो ये करें कि इमीडिएटली किसी तरह टीम्स बिल्ड करें हर एरिया में, तीनों एरियाज में। रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को ठीक करने में 10 साल से मैं सुन रहा हूँ कि एक मार्केट बेस्ड एनर्जी मार्केट बनानी है हमने। आज 10 साल बाद भी मैं यही कह रहा हूँ कि बना लें। सो आई थिंक ये करना इसलिए ज़रूरी है कि एक मुल्क में डिस्कम्फर्ट है इसका, और उस अनसर्टेनिटी और डिस्कम्फर्ट को तोड़ने के लिए एक रिस्पॉन्स जो है बहुत गहरा, बहुत डीप हुकूमत दे सकती है, देना चाहिए, स्टेट को देना चाहिए, स्टेट के ऑर्गन्स जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको देना चाहिए। मोर बिजनेस इन द नॉर्मल स्फीयर प्रोबेबली विल नॉट वर्क। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? गौहर एजाज साहब अभी भी अपने मौके पर कायम है और वो ये कह रहे हैं कि IPPs को दुगनी कीमत पर लगाया गया है। जितने भी ये प्लांट्स हैं इनका फोरेंसिक ऑडिट भी इस हवाले से कराया जाए। तो वो तमाम लोग तो हुकूमत में ही मौजूद हैं जिनकी IPPs कंपनियों के हम सोशल मीडिया पर चर्चे भी देख रहे हैं। कौन इन पर हाथ डालेगा, कौन इनसे बात करेगा? 3 चीज़ें IPPs के ज़िम्मन में होने वाली हैं। सो लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर। एक तो जो डेट है चाइनीज़ $9 अरब का, ये एग्जैक्ट अमाउंट है। इसको जो पेबल है अगले 4-5 साल में, इसको 10 से 15 साल पर मुहित कर देना चाहिए। नंबर 1। पिछले 2 साल पहले मैंने ये बात कही थी कि थर कोल पे कन्वर्ट कर देना चाहिए। आई थिंक 3 शायद CPEC के जो प्लांट्स हैं उनको, और एक और प्लांट है हमारे पास। अब अगले 2-4 साल और लगेंगे करने में, चलें आगाज़ कर लें। और तीसरी चीज़ फोरेंसिक या हीट रेट ऑडिट, गुफ्तगू करके उनसे, पर ये गुफ्तगू की शायद मौका ही नहीं आएगा जब आप उनको ये गुजारिश करेंगे फोरेंसिक की। तो हमने ये एक दफ़ा जब आई थिंक 2020 की बात है, हमने जब उनसे बातचीत की थी तो खुद ही जो 94 या 2002 की पॉलिसी वाले थे उन्होंने अपने साथ एडजस्टमेंट्स हमारी कर ली थी कैपेसिटी पेमेंट्स की। सो ये तीसरी चीज़ है। देयर आर नो वन लाइनर सॉल्यूशंस टू एनीथिंग अनवार इन पाकिस्तान। उसकी वजह ये है कि जो चैलेंजेस हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी डीप हैं कि ये जो वन लाइनर सॉल्यूशंस हैं दे आर नॉट गोइंग टू वर्क कि ये कर लें तो ऐसा हो जाएगा। जो मैंने अभी IPPs के ज़िम्मन में ही 3 चीज़ें रखी हैं, बाकी सारी चीज़ें भी रखी हैं। मैं इंपॉर्टेंटली ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी मेकर्स को, अथॉरिटीज़ को और कौम को ये समझना है कि टैरिफ
डिमांड बढ़ाना, पाकिस्तान के फंडामेंटल जो गैस लेकर वापस बिजली घरों को देना, स्टेट के रोल को निकालना, पाकिस्तान का ये जो टैरिफ है जिस पे सारा सरकार बोझ लेती है, इससे निकलना, ये सारे काम करने के लिए 3 चीज़ें कलीदी हैं। ये आखिरी बात, एनर्जी मिनिस्ट्री बनाएं, पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर बनाएं और एक प्रोफेशनल पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कैपेसिटी बिल्ड करें इन दोनों जगह पे, फिर आप कलीदी तौर पे ये मसले को 5 साल में हल कर देंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, वजीर खजाना साहब की स्टेटमेंट है कि मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, मईशत के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। वो खबरें कहाँ तक अभी पहुँची हैं? वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तक ही अभी तक महदूद हैं या वो सिर्फ मिनिस्टर्स तक ही महदूद हैं? आवाम तक तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी खबर नहीं पहुँच रही है। हमने महंगाई की बात की है, हम बिजली के बिलों की बात कर रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस कुछ कम की गई हैं, लेकिन फिर हम देखते हैं कि 15 दिनों बाद जब प्राइसेस रिवाइज होती हैं तो उससे डबल इजाफा कर दिया जाता है। तो ये जो तमाम खबरें हैं, ये जो अच्छी खबरें हमें सुनाया जाता है कि मईशत अपने ट्रैक पर आ रही है, इसका फायदा आवाम तक कब तक पहुंचेगा? सो अनवर, लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान की इकोनॉमी बिहेव कर रही है जैसे कोई भी इकोनॉमी टिपिकली बिहेव करती है जब वो एक IMF की एंगेजमेंट में होती है। इसका मतलब है कि एक मैक्रो स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। उसका क्या मतलब है? जो बैरूनी खसारा है वो संभल गया है, जो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन है वो 29% से फिर 23 पे आई और अब 12-13% पे आ गई है, यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान के रिजर्व्स जो हैं वो बिल्डअप होके 9 अरब डॉलर पे हो गए हैं, बिकॉज हमें डॉलर की लिक्विडिटी बेहतर हुई है। पर इन तीनों चीज़ों का असर ये है कि एक रुपया भी स्टेबल हो गया है। सॉरी, चौथी चीज़ ऐड कर लें। इन चारों चीज़ों का असर ये है कि आपको एक स्टेबिलिटी सी IMF की इंगेजमेंट ने इकोनॉमी को स्लो करके, पर इसका जो इम्पैक्ट ये सारा है वो उससे इकोनॉमी को IMF की इंगेजमेंट ने स्लो कर दिया। स्लो का मतलब है पिछले साल 2-2.5% ग्रोथ हुई, उससे पिछले साल नेगेटिव ग्रोथ थी 0.2%, इस साल भी 3% ग्रोथ होगी। जो कौम को आखिर में क्यों नहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा? लेट मी जस्ट, क्योंकि इन्फ्लेशन 73 से 3 साल बढ़ी है और अगले इस साल भी बढ़ेगी। दूसरी ये चीज है कि चूंकि ग्रोथ नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं क्रिएट हो रही जितनी जरूरत है। दिस इज आई थिंक वेयर वी लार्जली स्टैंड। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकार नजीब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, मुल्क भर में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन का इंटरनेट सिस्टम गुज़श्ता दिनों डाउन हो गया था। इंटरनेट की सर्विस मुनक़ता होने से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इंटरनेट की सर्विसेज बंद होने से बैंक्स और दीगर सरकारी दफातर में काम बंद हो गया। 26 जुलाई को मुल्क में नए इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क सिस्टम फायरवॉल की आजमाइश से न सिर्फ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बल्कि इंटरनेट की रफ्तार भी सुस्त हो गई और हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक कर दी थी। नए इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क की तनसीब से मुंसलिक हुकाम ने तस्दीक की है कि फायरवॉल की आजमाइश की वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। हुकाम का इस हवाले से कहना था कि फायरवॉल सिस्टम को नस्ब किया जा चुका है और इसकी आजमाइश जारी है, ताहम यह वाज़ेह नहीं हुआ कि आजमाइश कब तक जारी रहेगी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे सोशल मीडिया एनालिस्ट उसामा खिलजी ने मैं ज्वाइन किया। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम ये चाहेंगे कि आप हमें ज़रा आसान अल्फाज में समझा दें कि जो फिल्टर या फायरवॉल है क्या है और ये किस तरह से काम करता है। जी बहुत शुक्रिया जी। फिल्टर या फायरवॉल जो है एक टेक्नोलॉजी है, एक सिस्टम है जो आप इंटरनेट गेटवे पे इंस्टॉल करते हैं। इंटरनेट गेटवे का मतलब कि पाकिस्तान का जो बैनुल अक़वामी इंटरनेट से कनेक्शन होता है वो डीप सी केबल होती है, वो एंट्री पॉइंट होता है। तो सारी जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो वहाँ से अंदर आती है पाकिस्तान में और फिर बाहर भी वहाँ उसके जरिए जाती है। फायरवॉल क्या करता है कि उसके पास ये ताकत होती है, टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी होती है कि वो किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सके। और दूसरा इसमें ये होता है कि डीप पैकेट इंस्पेक्शन कहा जाता है एक टेक्नोलॉजी को, उसका इस्तेमाल किया जाता है जिसके जरिए जो है सारी जो अनइनक्रिप्टेड इंटरनेट ट्रैफिक है, जिस तरह ईमेल्स हो गई या दीगर आपकी कम्युनिकेशन हो गए, वो जो है इंटरसेप्ट हो सकती है और
वो स्टेट के पास कैपेसिटी होती है कि वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कम्युनिकेशन जारी है। इसमें यह है कि जो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन होती है वो उनके लिए देखना मुनासिब नहीं होता या मुमकिन नहीं होता, लेकिन इसके अलावा ये है कि फायरवॉल के जरिए वो मुख्तलिफ फैसिलिटीज को ब्लॉक कर सकते हैं। जिस तरह हमने देखा कि व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज सकते थे लेकिन वॉइस नोट, तस्वीर या वीडियो नहीं जा रही थी। जिस तरह यूएई में भी हम देखते हैं कि वॉइस कॉल्स नहीं होती हैं व्हाट्सएप पे। तो मेरे ख्याल से इस किस्म की जो टेक्निकल कैपेसिटी है वो फायरवॉल के जरिए हुकूमत के हाथ में ये आ गई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इसके भी कुछ ऐसे रास्ते मौजूद होंगे? फायरवॉल से बचना क्या मुमकिन हो सकता है? जिस तरह से लोग वीपीएन भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर अब जैसे आपने यूएई की मिसाल दी है, वहां पे लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं तो वो व्हाट्सएप पर कॉल भी कर लेते हैं। बिल्कुल, मेरी नज़र में तो हुकूमत जो है पैसे ज़ाया कर रही है और ये हमारे टैक्स पेयर के पैसे ज़ाया कर रही है, क्योंकि आपने एक वीपीएन इंस्टॉल करना है और आप उसको सर्कमवेंट कर सकते हैं। और हुकाम की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आई है कि भाई वीपीएन हम वाइट लिस्ट करेंगे, ब्लॉक करेंगे। वीपीएन जो है हर रोज नए वीपीएन आ रहे होते हैं दुनिया में, तो ये कितने ब्लॉक करेंगे? चाइना जैसे मुल्क में भी, यूएई जैसे ममालिक में भी वीपीएन का इस्तेमाल करके हर वेबसाइट बिल्कुल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो फायरवॉल की हम बात कर रहे हैं, इससे हमारा ई कॉमर्स भी मुतासिर होगा या जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग है इस पर भी कोई असर पड़ेगा? जी देखें, ये क्योंकि एक इतना बड़ा सिस्टम है और आपने देखा है कि इसकी टेस्टिंग की वजह से इंटरनेट की क्वालिटी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। तो आप देखते हैं इंटरनेट स्लो हो जाता है अगर बुनियादी जो कम्युनिकेशन की एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप हो गई वो सही नहीं चल रहा, लोग आपस में राब्ते में नहीं रह सकते, फिर उसकी वजह से कभी पीटीसीएल डाउन हो जाता है, कभी कुछ डाउन हो जाता है, कभी फेसबुक नहीं चलता है। तो मेरे ख्याल से इस वजह से एक अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है। मेरे ख्याल से इनके दावे तो ये हैं कि इंटरनेट की एक्सपोर्ट ज्यादा करना चाहते हैं और इंटरनेट को फरोग देना चाहते हैं, इकोनॉमी को बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सामने हमें जो नजर आ रहा है कि आप ये वेबसाइट ब्लॉक करते हैं, आपकी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं होती और फिर कोई मालूम नहीं होता कि कल को क्या चलेगा, कल क्या नहीं चलेगा। तो क्यों लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या हमारे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहेंगे कि अगर इंटरनेट की बुनियादी फैसिलिटीज ही इतनी बुरे क्वालिटी की हो। अच्छा, जिस तरह से अब ये फायरवॉल की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमने यूएई की एग्जांपल दी है, चाइना की एग्जांपल दी है, वहां पर भी जब आजमाइशी बुनियादों पर इस पर काम किया गया था तो इंटरनेट हमने देखा था कि डाउन नहीं हुआ। तो इस हवाले से क्या फिर पहले से प्रॉपर वर्किंग नहीं की गई है, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया गया, बस टेस्टिंग शुरू कर दी गई है, लोगों का बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो मैं आपको नहीं बता सकता कि क्यों हो रहा है, क्योंकि पीटीए हुकूमत की तरफ से जवाब तो कोई नहीं आता या टेक्नोलॉजी पे या किसी और चीज पे। वो बस कहते हैं फायरवॉल टेस्ट हो रही है, तो हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो हमारा तजुर्बा है, उसको देख के ही हम जवाब दे सकते हैं कि क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। और दूसरी बात यह है कि यूएई और चाइना जमहूरी ममालिक नहीं है। चाइना जो है वन पार्टी कम्युनिस्ट स्टेट है, जो यूएई है वहां बादशाहत है। पाकिस्तान में एक आइन है, यहाँ पे कवानीन है और यहाँ पे जमहूरियत होनी तो चाहिए, लेकिन हमें नजर नहीं आ रही। तो मेरे ख्याल से गैर आइनी इक़दामात भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोशल मीडिया एनालिस्ट उसामा खिलजी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का यह कहना है कि आने वाले 15 रोज में एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, जिसके बाद कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे और जलसों का इनकाद भी इस हवाले से किया जाएगा। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर ने कहा कि जमात इस्लामी के धरने को हम सपोर्ट करते हैं। ग्रैंड अलायंस में हम हर उस पार्टी को साथ मिलाएंगे जो इस हुकूमत के खिलाफ हो। असद कैसर ने कहा कि बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा गया है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को सवाबी में एक बड़ा जलसा होगा। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। पूरे मुल्क के लोगों को जलसे में आना है ताकि हम बता सकें कि ये मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि बानी पीटीआई ने मगरबी ममालिक को पैगाम दिया है कि क्या मगरबी ममालिक को नजर नहीं आ रहा कि गजा में कत्ले आम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने इस्माइल हनिया की शहादत पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान में इस्माइल हनिया की शहादत की पुरजोर मजम्मत करते हैं।
दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया है कि वो अपने उस बयान पर आज भी कायम है जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दिया था कि शायद सितंबर नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि PTI की खाम ख्याली है। बानी PTI से मुतल्लिक वो अपने बयान पर कायम है कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। साथ ही साथ उन्होंने मजीद भी ये कहा था कि अलीमा खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की है। पहले 9 मई को जो बगावत हुई थी उसका तो सदेबाब यकीनी तौर पर ज़रूर होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात की बात हो तो वज़ीर आज़म ने पहले भी पेशकश की है, लेकिन सियासी कुव्वतों के मिल बैठने से कोई इनकारी नहीं हो सकता। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार शौकत पराचा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। पराचा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ये फरमा रहे हैं कि जो अगले 15 रोज़ हैं उसमें एक बड़ा सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। एक ग्रैंड लाइंस होगा जिसमें तमाम जमातें उनको शामिल करेंगे जो हुकूमत के खिलाफ हैं। जमात इस्लामी भी एक इस वक्त धरने पर मौजूद है, अपने मुतालबात लिए बैठी है, लेकिन जमात इस्लामी ने भी कहा है कि वो इस इत्तेहाद का हिस्सा किसी सूरत नहीं बनेंगे। अपनी अलग से जो एक मुहिम है, जो उनके मुतालबात हैं, वो जरूर जारी रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया। आपने तो पूरी पॉलिटिक्स का अहाता खुद ही कर दिया अपने इंट्रो में। जी सर। अब कौन सी ऐसी सियासी जमातें रह गई हैं जो इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बनेंगी? उसमें 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं। नंबर 1, जमात इस्लामी। जमात इस्लामी की धरने की सपोर्ट PTI चेयरमैन बानी चेयरमैन ने कर दी है। उन्होंने अपने वर्कर से कहा है कि वो जमात इस्लामी के धरने में जाएं। बस यही एक कॉमनैलिटी है, वरना आपको याद है जब कराची में कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए थे, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, उस वक्त PTI और जमात इस्लामी अलहदा लड़े थे। हालांकि हाफिज नईम साहब खुद मेयर के उम्मीदवार थे, इसके बावजूद भी जमात इस्लामी और PTI इकट्ठी नहीं बैठी। जी। अब जमात इस्लामी का जो पार्लियामेंट में स्टेक है वो बहुत ज्यादा तो है नहीं, शायद ही कहीं का दुक्का किसी असेंबली के उनके मेंबर्स हों, तो उनको तो यही धरना और एजिटेशन। जबकि PTI पार्लियामेंट में भी मौजूद है, पार्लियामेंट के बाहर भी मौजूद है। तो ये अलायंस बने, तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से PTI ने अलायंस बनाया हुआ है। क्या जमात इस्लामी के आने से उसमें मजीद तक़वियत आ जाएगी? इससे बढ़कर असल सवाल ये है कि इस अलायंस को और आगे बढ़ाने के लिए या मजबूत करने के लिए क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI को लेकर इस इत्तेहाद में शामिल होंगे नहीं, ये बुनियादी सवाल है। और इसके लिए आपको याद है कि चले माजी की बातें नहीं करता मैं कि क्या अलकाबात PTI वाले मौलाना साहब के लिए लगाया करते थे, लेकिन अभी मौलाना साहब ने 2 हफ्ते पहले कहा कि PTI मान गई है कि हम असेंबलियों से भी छोड़ देंगे और हम अपनी हुकूमत भी छोड़ देंगे, तो जिसका फौरन जवाब आया कि नहीं PTI की तरफ से कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। तो लिहाजा अगर तो ये बड़ा अलायंस का मतलब JUI का आना, मौलाना फजलुर रहमान साहब का आना है इसमें, तो अभी मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि बहुत बड़ी खलीज है और बहुत सारे इशूज हैं जिन पर दोनों, यानी ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाला इत्तेहाद है और JUI है, उनके दरमियान अभी बहुत फासले हैं, बहुत दूरी है। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो एक बयानिया बानी PTI नया बयानिया बना रहे हैं, उस हवाले से मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि फौज और PTI को जो दूर कर रही है वो नून लीग की हुकूमत कर रही है, हम दूरियां नहीं चाहते हैं। साथ ही फिर कुछ वो ऐसी ट्वीट्स भी कर देते हैं जिसमें वो पाक फौज पर डायरेक्टली तनकीद करते भी दिखाई देते हैं। ये तराद है या ये कंफ्यूजन कि आपने फौज पे तनकीद भी करनी है, और ऐसा कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ जो आपकी पार्टी ने किया। फिर आपने जो अलकाबात दिए, कभी आपने लिबरल्स को जानवर कहा, कभी आपने मीर जाफिर मीर सादिक के साथ मिलाया, और भी बहुत सारी बातें की। 71 वाले साने के हवाले से आपने वो ट्वीट किया, आपने वो पिक्चर लगाई जिसका पूरा मनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम मुज़ाकरात भी उन्हीं से करेंगे, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि नहीं, वो जिद्दी बच्चा जो होता है उसके साथ तो बात की जाती है, उसकी तनकीद तो की जा सकती है। तनकीद होनी चाहिए, इस्लाह के लिए ज़रूरी होती है, लेकिन वो तनकीद का आपको पता है मेयार रहा है कि जब भी किसी ने कोई स्टेप इन किया है मुख्तलिफ हवालों से तो वहाँ पर तनकीद होती रही। लेकिन एक इदारा जो हर वक्त पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय है,
पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहा है, तो आप उस पूरे इदारे को अपनी लपेट में लेके बात करते हैं। एक बात करें, आपने बात करनी है तो फिर ये इस तरह की बातें छोड़ें, आपने मुज़ाकरात उधर करने हैं तो इस तरह की बातें छोड़ें। ये मियाँ शहबाज शरीफ पे या दीगर लोगों पे तनकीद तो करते हैं कि जी वो पता नहीं क्या क्या अल्फाज लेकर, लेकिन जब आप खुद भी यही बात करते हैं कि हमने बात सिर्फ उधर करनी है, हमने जमहूरी कुव्वतों से या सियासी कुव्वतों से, आप चले उनको जमहूरी कुव्वतें ना माने, आप सियासी कुव्वतें तो हैं, वो सियासी जमातें तो हैं, उनके फॉलोअर्स तो हैं। आप कहते हैं उनको 18 सीटें मिली थी, उनको 100 सीटें मिल गई, अगर 18 वाले भी हैं फिर भी वो एक सियासी जमात तो हैं। आप उनसे बात, ये लिहाजा तजादात हैं, इसलिए कि क्लैरिटी नहीं है, इसलिए कि कंफ्यूजन है, उनको खुद भी नहीं पता कि हमने क्या करना। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जिन हुकूमत, अगर हम हुकूमत की बात करते हैं, हुकूमत के साथ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं होगी, मुस्लिम लीग नून से भी बात नहीं होगी। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि मैं अपनी स्टेटमेंट पर कायम हूं, बानी पीटीआई ने पांव पकड़ने ही पकड़ने हैं, तो इनकी जान खलासी होनी है। अपना अपना एंगल है चीजों को देखने का। नंबर 1, इसमें कोई शक नहीं है कि पीटीआई बात न करे हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से, लेकिन पीटीआई पार्लियामान में तो मौजूद है जी। ये सबसे बड़ी बात है कि पीटीआई ने पार्लियामान को ज्वाइन किया, जितने पार्लियामानी प्रोसेसेस आए उन सब में हिस्सा लिया, वज़ीर आज़म के इलेक्शन में हिस्सा लिया, स्पीकर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, सदर के इलेक्शन में हिस्सा लिया, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया। सो दे आर पार्ट ऑफ दिस पॉलिटिकल सिस्टम, वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसेस। उनको लेवर किया जाता रहा कि आप छोड़ दें पार्लियामान, आप रिजाइन कर दें। ना सिर्फ वो मरकज में पार्लियामान में है, बल्कि पंजाब असेंबली में है, सिंध असेंबली में है, बलूचिस्तान असेंबली में है, केपी में उनकी गवर्नमेंट है। लिहाजा जितना एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस है, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दैट। अब दूसरी बात जो है ख्वाजा आसिफ साहब, जी 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 और ख्वाजा आसिफ साहब की एक और स्टेटमेंट भी है, आप उसको भी एडअप करके फिर हमें जवाब दे दीजिएगा। कैटेगोरिकली ख्वाजा आसिफ साहब ने एक प्रोग्राम में बैठे हुए ये कहा है कि चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार किया जा रहा है, कि नए चीफ जस्टिस आएंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी तरह से हुकूमत में आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये खाम ख्याली है, लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस का जाने का इंतजार किया जाए, या किस अथॉरिटी के तहत ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जाएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है उनकी हुकूमत आ जाएगी, ऐसा तो शायद कभी भी नहीं हुआ। नहीं, वो एक्चुअली जो बैकग्राउंड है, लेट मी एक्सप्लेन इट जी। बैकग्राउंड ये है कि वो समझते हैं कि जितनी हमारी पिटीशन पड़ी हैं, पीटीआई के हवाले से ख्वाजा आसिफ समझते हैं जितनी पिटीशन पड़ी हैं, और पीटीआई जब नंबर देती है कि हम 180 सीटों पे जीते हुए हैं। अभी आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे झगड़ा मचा हुआ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल पीटीआई के मर्जी के बन जाएं तो फिर उनका हर हल्का खुल जाएगा जहां जहां वो हारे हुए हैं, और वो समझते हैं कि इनको फिर फेवर हो जाएगी। और ये जितना जुडिशल प्रोसेस है, जजेस के खत आए, 6 जजेस का खत आया, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग में जो रिमार्क्स आते रहे, और उसके साथ साथ अभी ये जो खास तौर पर मखसूस नशिस्तों वाला फैसला आया, वो 8-5 का है या 11-2 का फैसला है, वो तो क्लियरली आइन को रीराइट करने वाली जो बात है, ये सारे पर्सपेक्टिव, सारे आर्गुमेंट सामने रखकर ये एप्रीहेंशन हुकूमत की तरफ से है कि मे भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चले जाएं, ये मर्जी के बेंच बनवाएंगे, क्योंकि हुकूमत समझती है, अगेन हुकूमत समझती है कि बहुत सारे जजेस जो है इनकी लाइन लेते हैं, और कुछ रिमार्क्स जो आते हैं वो भी हुकूमत समझती है कि इनके फेवर में होते हैं। तो इस तनाजुर में जो ख्वाजा आसिफ साहब बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे, और हर हद का मतलब आज भी हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीमी आज बिल पे पास करना है हुकूमत ने, इसके भी तो अपने कॉन्सिक्वेंस होंगे ना, अगर ठीक है। रुक जाती पर अच्छा साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं, इकोनॉमी की पोजीशन देख रहे हैं, पाकिस्तान के जो हालात जिस तरह से ख़राब हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं बैनुल-अक़वामी भी जो बार बार इस बात की निशानदेही करते हैं कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी कहीं नहीं दिखाई देती है, और उसी के बीच में बानी पीटीआई की ये स्टेटमेंट आ रही है कि अवाम तैयार हो जाएं, नवंबर दिसंबर में री इलेक्शन होने जा रहे हैं। बयानबाजी से फर्क नहीं पड़ता,
पहले कितने इस तरह के जो बयान हैं वो पूरे हुए। हमें बताया गया कि फरवरी मार्च में खान साहब बाहर आ जाएंगे। कहाँ खान साहब बाहर आए? अदालतों ने तोशाखाना उड़ा दिया, इधर केस उड़ा दिया। वो 190 मिलियन वाला केस जो है, वो सारी जो सजाएं हैं वो कहीं बरियत हो गई, कहीं सजा मुअत्तल हो गई, लेकिन वो बाहर नहीं है। जहाँ तक पाकिस्तान की मईशत या आलमी मंजरनामा है, देखें हम बातें तो ठीक है कर लें। आपने फिच की रिपोर्ट देखी, फिच ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक सूरत हाल को अपग्रेड कर दिया। IMF $1 अरब नहीं दे रहा था, वो बकौल वजीर आजम के हमें नाक रखनी पड़ी। अभी $1 अरब नहीं, $7 अरब के लिए स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, और जैसे ही उनके बोर्ड की मीटिंग होगी तो $7 अरब जो है वो पाकिस्तान के लिए मंजूर हो जाएगा। इसी तरह चाइना है, UAE है, सऊदी अरेबिया रोल ओवर पे वो राजी हो गए। तो ऐसी बात नहीं है खुदा न खास्ता जो एक खुदा न खास्ता एक बात थी कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए या पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। हम बहुत आगे आ गए हैं डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी से, और हम कभी भी श्रीलंका बनने वाले नहीं थे। इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर बाहर वाले ना भी कुछ करें तो अपना इतना पोटेंशियल है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह विल बी स्मूथ सेलिंग। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया पर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ ट्रोलिंग की जा रही है वजीर आजम पाकिस्तान के हवाले से। उनकी जो एक स्टेटमेंट सामने आई थी जिसमें वे कह रहे थे कि पाकिस्तान को हम तरक्की पसंद छोटा चाइना बनाना चाहते हैं और उसका जो तरक्याती मॉडल है उसको फॉलो करके पाकिस्तान में भी हम तरक्की चाहते हैं। इस पर भी सोशल मीडिया पर बड़ी ट्रोलिंग की जा रही है कि अब हम चीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, पहले हम रियासत मदीना बनने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर तो सनतकारों को बहुत ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं, वहां इंडस्ट्री को फरोग दिया जाता है, वहां जो आपका एक्सपोर्टर है उसको रिलीफ दिया जाता है, एनर्जी सेक्टर को बेहतर किया जाता है। इतना सब कुछ किस तरह से होगा? कभी चाइना ने भी तो यही सोचा होगा। 1983 में प्राइम मिनिस्टर डेंग ने जो पॉलिसी रिफॉर्म्स पॉलिसी दी, ये सारे सम्राट उस पॉलिसी। तो डेंग की प्राइम मिनिस्टर डेंग की पॉलिसी से पहले, रिफॉर्म की पॉलिसी से पहले गुर्बत जो अभी हम कहते हैं कि 70 मिलियन 7 करोड़ लोगों को उन्होंने या 70 करोड़ लोगों को गुर्बत की सतह से ऊपर लेके आए। तो ये भी तो हुआ है। चाइनीज में ये कहावत है कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। कहीं ना कहीं तो आपको सिंगल स्टेप लेना है। रियासत मदीना का आपने जिक्र किया, उस वक्त भी पानी पीटीआई जब वजीर आजम थे वो भी कहते थे कि चाइना का मॉडल बहुत अच्छा है तरक्की के लिए। वो बार बार कहते थे करप्शन का खात्मा किया है चीन। वो बार बार कहते थे कि गुर्बत से उठाकर लोगों को एक काबिल इज्जत जिंदगी का लेवल फराहम किया गया है चाइना की तरफ से। जी, क्योंकि लेकिन पराशर साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? अगर एक मॉडल को फॉलो करना चाह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उसमें यकीनी तौर पर कोई गलत बात नहीं है। जिस तरह से चाइना ने तरक्की की है, लेकिन फिर चाइना ने अपने लोगों को उस तरह से अपॉर्चुनिटीज दी हैं, ब्रेन ड्रेन को भी रोका गया। हम देख रहे हैं कि अभी इस साल के 7 महीने गुजरे हैं और इन 7 महीनों में लाखों लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्किल्ड जिनके पास मौजूद हैं, लेबर हमारी हैं, IT के लोग हैं जो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए हैं सिर्फ हालात की तंगी की वजह से। तो आपको लगता है कि वो रिफॉर्म्स किस तरह से करेंगे? कि छोटा चीन बनाने की हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन रिफॉर्म्स फिर हमें कुछ अब जल्दी करनी पड़ेगी। उसमें सबसे अहम बात होती है कि आपका घर दुरुस्त है, आपके घर में कोई ऑर्डर है। सबसे अहम बात है आपके यहाँ स्टेबिलिटी है। ये चाइना ने जितनी भी तरक्की की है इन सालों में, उन्होंने एक मॉडल रखा है, वो है अमन का। चाइना ने कोई जंग नहीं जी। इसके बावजूद उन्होंने हांगकांग वापस लिया, इसके बावजूद उन्होंने मकाओ वापस लिया, इसके बावजूद कि ताइवान पे उनका क्लेम है, उन्होंने ताइवान के खिलाफ जंग नहीं की। चाइना ने न सिर्फ अपने लिए अमन का रास्ता चुना, बल्कि जहाँ जहाँ कोई हॉट स्पॉट्स हैं, चाइना ने हमेशा असूल की बात की है कि जंगें मसाइल का हिस्सा नहीं होती। तो जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो दैट्स द प्राइमरी थिंग फॉर एनी कंट्री टू प्रोग्रेस। पाकिस्तान में हर 2 साल के बाद आप देखते हैं, हम देखते हैं कि पता नहीं चलता कि आगे क्या होगा। इस गैर यकीनी के बावजूद भी पाकिस्तान, दूसरी बात मैं जरूर करना चाहता हूँ, जो बाहर जाने वाले हैं, इंडियन डायस्पोरा इतना ज्यादा है। जितने यूरोपियन ममालिक में आप चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूनाइटेड स्टेट्स चले जाएं,
मिडिल ईस्ट चले जाएं, वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। बांग्लादेश, आधा फ्रांस जो वर्कर्स हैं वो बांग्लादेश वाले हैं। वहाँ तो नहीं ताना दिया जाता कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है या जा रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान हो कोई मुल्क हो, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, डॉलर्स भेजते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, उनकी की कंट्रीब्यूशन होती है। कभी कहा जाता था पाकिस्तान में कि जी वो 7 लाख नौकरियां बाहर आई हैं। मैंने पहले कहा कि एंगल है बात करने का। पहले कहा जाता था 7 लाख नौकरियां आई हैं पाकिस्तानियों के लिए, अब कहा जाता है कि 7 लाख पाकिस्तानी बाहर चले गए। तो ये एक अपना अपना एंगल है चीजों को देख। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अब हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे सऊदी अरब की तरफ से हम देख रहे हैं, यूएई की तरफ से हम देख रहे हैं, बहुत से ममालिक की तरफ से देख रहे हैं कि हमारे लोग वहां जाकर फिर पाकिस्तान का नाम खराब करते हुए भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जिस पर इन दोनों मुल्कों की तरफ से पाकिस्तानी हुकूमत को भी ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे लोगों को अब हमें ही स्क्रूटनी यहाँ पर करनी है, हमें यहाँ पर रोकना है। इस तरह के मसाइल का सामना भी फिर पाकिस्तानियों को बाहर करना पड़ रहा है, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उनकी भी वहां पर जो अगर कहते हैं कि एक इमेज बनी हुई थी वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है, उसको भी तो हमें ही ठीक करना है। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इसके लिए किसी एक गवर्नमेंट, किसी एक सियासी जमात का फर्ज नहीं है जी। ये तो ब्रॉडर जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, जो लोग हैं पाकिस्तान के अवाम है, उन्होंने सोचना है। सबसे अहम बात होती है जब हम अपने मुल्क के बारे में ये कहते हैं कि हमारा एक कानून है, आइन है, और उसकी पासदारी करना बहुत जरूरी है। जो पाकिस्तान में आए पाकिस्तान की कवानीन की पासदारी करे। सिमिलरली कोई भी बाहर का मुल्क हो, जो शिकायत अभी आ रही है स्पेशली मिडल ईस्ट के ममालिक की आपने जिक्र की, वो भी यही कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में ये सियासत करना, रैलियां निकालना, जुलूस निकालना, जलसे करना ये ममनू है, तो फिर वहाँ क्यों ये किया जाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ, ये तो हुकूमतें जो हैं वो शिकायत कर रही हैं। हमारे लोगों ने तो माशाल्लाह जो मस्जिद नबी का तकद्दुस था, जो खाना काबा का तकद्दुस है, वो भी इसी सियासत की नजर चढ़ा दिया। अनफॉर्चुनेटली आपको मालूम है मैं क्या जी बिल्कुल वो इंसिडेंट हमें याद है। जी ठीक तो है। इसलिए बुनियादी चीज ये है कि यही पाकिस्तानी जब बाहर के ममालिक में ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल लाइन में खड़े होते हैं, कवानीन की पासदारी करते हैं। यूरोप में हो, एयरपोर्ट पे जाएं, बिल्कुल सलीके से खड़े होते हैं। आखिर क्या मसला है? जैसे ही पाकिस्तान में आते हैं, वही ड्राइवर जो मिडिल ईस्ट में स्पीड बरकरार रखता है, लेन में चलता है, यहाँ रैश टाइमिंग कर रहा होता है। समथिंग हमें खुद को भी सोचना है, अपने बारे में खुद सोचना है। हमें मिडिल ईस्ट वाले, यूरोप वाले नहीं आके सिखाएंगे हर चीज। ठीक है। अच्छा बराचा साहब, कौमी असेंबली का इजलास भी आज होने जा रहा है, नौनकाती एजेंडा भी उसका जारी कर दिया गया है। उसमें जो एक मेन बात है, जो अवाम का एक मसाइल है, उस पर मैं बात करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक सेगमेंट किया महंगाई के हवाले से, महंगाई भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जब हम बिजली की प्राइसेस के हवाले से बात करते हैं, वो भी हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वहां पर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि कीमतों में इजाफे से मुतालिक तवज्जो दिलाओ, नोटिस सिर्फ ऐवान में पेश किया जाएगा। तो ये बात जो है, ये नोटिस से आगे भी बढ़ेगी किसी रिलीफ की तरफ? आपको लगता है कि हुकूमत आने वाले कुछ महीनों में बढ़ सकेगी, अवाम की कुछ परेशानियां कम हो सकेंगी? जैसे ही गर्मियां जाने लगेंगी तब गैस के टैरिफ बढ़ा दिए जाएंगे? जब ये बजट पेश किया गया था जिस दिन, तो एक ही बात हमने सुनी और बार बार सुनी, और फिर 8-10 जो शोज हुए 8-10 दिन बाद एक ही बात सुनी और बार बार सुनी। वो था कि जी टैक्स इतना बढ़ गया, टैक्स इतना बढ़ गया, टैक्स इतना बढ़ गया, ये सेक्टर पे टैक्स लग गया, सैलरी क्लास जो है वो अजाब में आ गई, क्योंकि सिर्फ टैक्स तो सैलरी क्लास देती है, बाकी जो लोग हैं वो तो शायद ही टैक्स देते हैं। तो इसलिए रिलीफ कहाँ से मिलेगा जब टैक्स बढ़ रहा है? कोई मसला नहीं होता, चीजें अगर थोड़ी महंगी हो जाए। गवर्नमेंट तो कह रही है कि पिछले साल 34% महंगाई बढ़ रही थी, इस दफा इस महीने में 11% है। महंगाई बढ़ने, चीजें बढ़ने दुनिया का फिनोमेनन है, लेकिन उसके पैरेलल एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, अर्निंग बढ़नी चाहिए। हुआ ये कि गुज़श्ता साल जो आपकी सैलरी थी वो तो वही है, उस पर टैक्स और लग गया, वो हाफ हो गई या 1/3 हो गई, प्लस चीजें महंगी हो गई। तो ये जो डिस्पैरिटी आ गई, जो बैलेंस नहीं हुआ, बैलेंस तवाज़ुन खराब हो गया आपकी अर्निंग में और आपकी स्पेंडिंग में, ये महंगाई महसूस होती है। तो टैक्स जब इतने लग रहे हैं और हर चीज पे, बिजली वाली
हर महीने एक नया नेपरा को नोटिस आ जाता है कि बिजली का रेट बढ़ाया जाए जी। फिर ये पेट्रोलियम लेवाई ला गई, अभी बड़ी मेहरबानी की जनाब हुकूमत ने, बड़ा एहसान कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 दिन के बाद बिल जमा करवाएं बिजली के, आपको 10 दिन की रियायत है, यानी 10 दिन और अजाब में रहें लोग, वो पता नहीं कहाँ से पैसे कटे 10 दिनों में कर लेंगे, उसके बाद वो जाकर। तो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये, जितनी हमने पहले 9 मिनट बात की, अब जो बात आपने की, यही मसला है पाकिस्तान का कि लोगों की जिंदगी अजीरन हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का शौकत पराशा साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आज में बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। वकार यूनुस ने तमाम तर इख्तियारात के साथ पीसीबी में हॉट सीट संभाल तो ली है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का तकर्रुर का इख्तियार हेड कोच के पास है और वकार यूनुस का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। कोच अपनी सिफारिशात चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को देंगे और चेयरमैन कप्तान का नाम फाइनल करेंगे। जराये के मुताबिक पीसीबी कंसल्टेंट वकार यूनुस के पास पाकिस्तान की तमाम क्रिकेट चलाने का मैंडेट है, लेकिन कप्तान की तकर्री से उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। पीसीबी जराये का कहना है कि व्हाइट बॉल के हेड कोच गैरी क्रिस्टन और टेस्ट टीम के हेड कोच जेसन गिलेस्पी कप्तान के हवाले से फैसला करेंगे और अपनी सिफारिशात चेयरमैन को देंगे। टेस्ट टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद भी बाबर आजम के मुस्तकबिल का जो फैसला है वो अभी भी मजीद ताखिर का शिकार है और जो सर्जरी का दावा था वो दावा ही रह गया। नवंबर में पाकिस्तानी टीम वनडे और T20 इंटरनेशनल खेलने ऑस्ट्रेलिया जाएगी, इसलिए अक्टूबर में व्हाइट बॉल फॉर्मेट के कप्तान का फैसला किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ियों के बारे में टीम इंतजामिया ने मनफी रिपोर्ट्स भी दी हैं। इन खिलाड़ियों के खिलाफ इंजबाती कार्रवाई भी बोर्ड के लिए चैलेंज है। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में इन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा, इस बारे में अगले हफ्ते तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आपकी ये खबर है जो कि मैंने नाजरीन के साथ शेयर की है, इस पर सबसे पहला कमेंट जो मैं आपसे चाहूंगा वो ये है कि जब भी कोई तकर्री पीसीबी में होती है, सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि फौरन से उस पर तनकीद शुरू हो जाती है। माजी की कुछ पोस्ट शेयर होना शुरू हो जाती हैं, माजी के कुछ वाकयात, या माजी में अगर उस शख्स ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम किया होता है तो फिर वो तमाम बातें सोशल मीडिया पर फौरन से पेश करना शुरू कर दी जाती हैं। देखिए अनवार साहब, सोशल मीडिया एक ऐसा तूफान है जो शायद अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। एक तो वो जर्नलिज्म है जो मैं कर रहा हूं या आप करते हैं या हमारे दूसरे साथी करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर हर बंदा सहाफी बना हुआ है, हर बंदा जो है वो जजेस के खिलाफ, फौज के खिलाफ। पिछले दिनों हमने बहुत बुरी बुरी पोस्टें भी देखी। तो मतलब सोशल मीडिया ऐसा तूफान है जो शायद रुकने का नाम नहीं ले रहा, लिहाजा वो नॉन सीरियस चीजों को भी हाईलाइट करते हैं, बात सीरियस चीजें भी वहां हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बहरहाल एक बात जो इस खबर में आपने रिपीट की वो ये है कि ये सारी वो काम थे जो पीसीबी चेयरमैन को करने थे। अब मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन तो बन गए, लेकिन वो फ्रंट सीट पर आकर इन फैसलों को करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहीं पर वकार यूनुस का सहारा ले रहे हैं, कहीं पर वो कोचेस का सहारा ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपने इतनी बड़ी सीट संभाल ली है, और जाहिर है ये बात याद रखिएगा कि कोई भी फैसला करे, कल खुदा न खास्ता पाकिस्तान टीम अगर अंडर परफॉर्म करती है या टीम की परफॉर्मेंस खराब रहती है, तो जहां क्रेडिट चेयरमैन को मिलेगा, डिसक्रेडिट भी चेयरमैन को मिलेगा। लेकिन जाहिर है अब मोहसिन नकवी साहब ने फैसले कर लिए, लिहाजा हमें इंतजार करना चाहिए ठीक है इन फैसलों का क्या आउटकम आता है और तारीख जो है वो इसका क्या फैसला करती है कि ये फैसले सही है या गलत है। ठीक है। अच्छा, वकार यूनुस के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले भी वो पाकिस्तानी टीम के साथ काफ़ी अरसे के लिए रहे हैं। अभी जो हमने देखा कि जो रीसेंट टूर्स हुए हैं उसमें बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिनको शायद आप भी कंफर्म करेंगे कि जो सबसे बुनियादी वजह बनी है वो प्लेयर्स के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, उसकी वजह से परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, वन यूनिट के तौर पर टीम काम नहीं कर रही थी। आपको लगता है वकार यूनुस इस चीज़ को हैंडल कर पाएंगे? जो भी डिफरेंसेस हैं प्लेयर्स के बीच में उनको एक साथ लेकर चल सकेंगे? देखिए अनवर साहब, मैं अपनी बात बताऊं, मैं चूंकि पिछले 35-36 साल से
इस दश्ती सयाही में अपना ये देखें बाल भी सफेद हो गए। तो क्रिकेटर्स का जो मसला रहा है ना, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जिस तरह वकार यूनुस थे, इनके पास अना की बहुत बड़ा मसला है, ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि ये फिर समझते हैं कि हम अपने कुल हैं। वकार यूनुस की जो एज ए क्रिकेटर जो पाकिस्तान के लिए खिदमात है, 300 से ज्यादा टेस्ट विकेटें, 400 से ज्यादा वनडे विकेटें, उनसे तो किसी को इनकार नहीं है कि बहुत बड़े क्रिकेटर थे। लेकिन वो जब पाकिस्तान के कप्तान बने उस वक्त भी पाकिस्तान टीम मसाइल में थी। फिर जब हेड कोच बने, वन यूनिट का मसला नहीं था, उनकी जो मेन लड़ाई थी वो बड़े प्लेयर्स के साथ थी। मैं 2-3 आपको बड़ी बड़ी मिसालें दे दूं ताकि आपके जो सुनने वाले उनको समझने में आसानी हो। वकार यूनुस की लड़ाई हुई 2013 में शाहिद आफरीदी के साथ, जो उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। अहमद शहजाद के साथ उनकी लड़ाई हुई। अब्दुल रज़ाक पाकिस्तान टीम के सीनियर प्लेयर थे, उनका चल चलाव का वक्त था, जब उनको ड्रॉप किया उनके साथ वकार यूनुस की लड़ाई हुई। फिर जब वो बॉलिंग कोच बने, देखिए वकार यूनुस 3 बार बॉलिंग कोच रहे, 2 बार पाकिस्तान टीम के हेड कोच रहे। लास्ट टाइम जब वो बॉलिंग कोच बने मिसबाह-उल हक के साथ, तो मोहम्मद आमिर ने एहतजाजन रिटायरमेंट अनाउंस कर दी कि जी हेड कोच मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे। लेकिन वो वकार यूनुस की जो जिम्मेदारियां थी एज ए क्रिकेटर या एज ए हेड कोच, वो ग्राउंड में थी। अब वो उनकी ग्राउंड में जिम्मेदारियां नहीं है, अब वो इंतजामी उमूर पर काम करेंगे, उनको मैनेजमेंट साइड मिली है। और हमने वकार यूनुस को अभी तक ग्राउंड में ही काम करते देखा, मैनेजमेंट के तौर पर या इंतजामी उमूर पर हमने उनको काम करते नहीं देखा। तो ये उनके लिए एक नया चैलेंज है। आई होप के उनसे जो माजी में गलतियां हुई थी वो उनसे सबक सीख कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है कैप्टन को लेकर कि अभी तक उस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। बहुत से लोगों की राय में ये भी है कि जो सर्जरी की बात की गई थी कि सर्जरी की जाएगी पाकिस्तानी टीम की, जिस तरह से हम हार के आए हैं T20 वर्ल्ड कप, तो वो ये कहा जा रहा है कि दावे सिर्फ दावे ही रह गए हैं। जब तक कप्तान बाबर आजम को कप्तानी से नहीं हटाया जाएगा या उनके मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जाएगा, ये सर्जरी इनकम्प्लीट रहेगी। आपका इस पर क्या मौकिफ है? देखिए, अगेन वही बात है कि मोहसिन नकवी साहब ने सर्जरी की बात तो कह दी, लेकिन वो बढ़ भी रहे हैं सर्जरी की तरफ, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम, अब चूंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान का शायद 21 या 22 अगस्त। जी ठीक है। अच्छा, जिन खिलाड़ियों के हवाले से आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल। जी भट्ट साहब कंटिन्यू कीजिएगा। जी अरबाज साहब, मैं ये आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 10 तारीख से पाकिस्तान का टेस्ट टीम का कैंप शुरू हो रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। अब जाहिर है कैंप के लिए जब प्रोबेबल्स अनाउंस करेंगे और वो खिलाड़ी जिनके बारे में अब इत्तलात आ रही है कि मैनेजर और कोच की रिपोर्ट पर उन खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बल्कि कल रात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जराये ने ये तस्दीक भी की कि किसी इंटेलिजेंस इदारे से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी भी करवाई गई है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं उनमें कितनी सदाकत है। देखिए, मामला तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब पीसीबी ने अभी तक कमेटी नहीं बनाई जिस कमेटी के जरिए इस पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। और कहा यह जा रहा है कि उस कमेटी के सरबराह एक फॉर्मर कैप्टन होंगे पाकिस्तान के। तो ये मामला तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्लो अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अगेन वही बात है कि इन सारे मामलात में हमें पीसीबी चेयरमैन थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। उनके जो नुमाइंदे हैं या उनके जो दाएं बाएं के लोग हैं वो फ्रंट फुट पे नजर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में चेयरमैन को आगे आना चाहिए। अब देखिए, तकरीबन 9 या 10 एक मैं यहाँ पर आपसे चीज पूछना चाहूंगा, उसकी जो वजूहात आपकी लग रही हैं कि अगर बैकफुट पर हैं चेयरमैन पीसीबी, उसकी वजूहात जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, वो उनका सेनेटर होना है, उनकी मसरूफियत है, या फिर वो ये चाह रहे हैं कि फैसला कहीं और से करवाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में इंटीरियर मिनिस्ट्री के मामला तो बिल्कुल अलग है, उसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्रिकेट बोर्ड को भी एक अलग अंदाज में चला रहे हैं। लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा था कि पाकिस्तान 9 जून को T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, अब आज 2 अगस्त की तारीख है, तो तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत स्लो अंदाज में इस पूरे प्रोसेस को किया। तो मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि वीकेंड पे, सैटरडे संडे तो वो नॉर्मली लाहौर में गुजारते हैं,
तो वो एक बार बैठे हैं अपने जो भी रुफका है उनके साथ बैठकर, जिन लड़कों ने गलत किया है जरा मीडिया में आके कौन को बताए तो सही कौन लड़के हैं, किसने क्या वायलेशन की है। इस तरह अगर देखें हमारे यहाँ आपको पता है कि चाहे सियासत हो चाहे क्रिकेट हो, ये जो हमदर्दी का वोट मिलेगा ना तो फिर पूरी कौम उस तरफ चली जाएगी कि फलां खिलाड़ी के साथ इस तरह ज्यादती हो रही है। जिस मैं आपको एक और मिसाल दूं कि पाकिस्तान के एक बड़े प्लेयर के बारे में अभी तक जो हमने गैर मुसद्दिका इत्तलात सुनी है कि उनकी 3 वायलेशन है डिसिप्लिन की। तो अगर 3 वायलेशन थी तो ये तो सीरियस ऑफेंस है ना। अगर मैनेजर और कोच कह रहे हैं कि फला प्लेयर ने 3 बार डिसिप्लिन तोड़ा T20 वर्ल्ड कप में या आयरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका के टूर में, तो फिर तो मेरे ख्याल में उस प्लेयर को निशाने इबरत बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर अनवार साहब, एक में आपके अगले सवाल से पहले पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने डिसिप्लिन तोड़ा है तो फिर उसको अक्रॉस द बोर्ड सबको बराबर रखना चाहिए। बिल्कुल, अदरवाइज फिर फायदा कोई नहीं इससे। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब, जिन खिलाड़ियों के हवाले से कुछ टीम इंतजामिया ने मनफी रिपोर्ट दी है, उन खिलाड़ियों के क्या नाम मंजर आम पर आए हैं, आपके नॉलेज में हैं, और आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब होगी? देखिए, एक नाम जो बार बार जिसका जिक्र आ रहा है या पीसीबी चाहता है कि उसका जिक्र बार बार आए, वो शाहीन शाह अफरीदी है जी। शाहीन शाह अफरीदी पर ये भी गैर मुसद्दिका इत्तला है कि शाहीन शाह अफरीदी पर पीसीबी पाबंदी लगाने जा रहा है। ये शाहिद अफरीदी की जो रिसेंट बयानात हैं शायद उसी सिलसिले की कड़ी है कि वो मोहसिन नकवी को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मेरा यही मुद्दा है कि जब वहां पर डिसिप्लिन की वायलेशन हो रही थी तो फिर वहाब रियाज क्यों खामोश थे, बाबर आजम ने उस पर क्यों खामोशी इख्तियार किए रखी? देखिए, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान का एसेट है और पाकिस्तान के मेन प्लेयर हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे की बुनियाद पर बताऊं, मैंने बहुत सारी इंक्वायरीज देखी है, बहुत सारे प्लेयरों पर पाबंदी लगते देखी है। जितनी जल्दी वो पाबंदी लगती है फिर पब्लिक प्रेशर के बाद उतनी जल्दी वो पाबंदी उड़ जाती है। लिहाजा पीसीबी जो भी करे सोच समझ के करे। देखें, ये प्लेयर भी बच्चों की तरह है, मेरे ख्याल में समझा बुझाकर एक बार वार्न करके अंडरटेकिंग लेकर उनको छोड़ दें। लेकिन अगर कार्रवाई करनी है तो फिर अक्रॉस द बोर्ड करें। ठीक है, लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि जो छोटे बच्चों की हार का सिलसिला हम देख रहे हैं, एशिया कप से स्टार्ट हुआ है, वनडे वर्ल्ड कप भी हो गया है, मुख्तलिफ सीरीज भी बीच में आई है, पाकिस्तानी टीम वो सीरीज भी आ रही है, वो न्यूजीलैंड के साथ हो, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, फिर आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, तो बच्चों की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। जो बाकी बच्चे डोमेस्टिक में बैठे हैं उनको भी अब ट्राई कर लेना चाहिए। देखें, ये तो मैं, आप और हमारे दूसरे दोस्त, हमारे बहुत सारे टीवी शोज में, अखबारात में यही तो शोर कर रहे थे कि भाई ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम नहीं है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब की आंख का तारा थे उस वक्त वहाब रियाज स्याह कर रहे थे, सफेद कर रहे थे। अब देखें ना, सिलेक्शन कमेटी में चले आ जाते हैं, आपने वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को निकाल दिया, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक को छोड़ दिया। तो भाई ये भी तो बताया जाए ना कि क्या वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक ही गलत सिलेक्शन कर रहे थे, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक अच्छे फैसले कर रहे थे, उससे भी बताया जाए। बिलाल अफजल साहब आपके पंजाब में मिनिस्टर भी थे जब इंटरम चीफ मिनिस्टर थे मोहसिन नकवी साहब जी। बिलाल अफजल साहब उस वक्त सिलेक्शन कमेटी का पार्ट थे। जब सिलेक्शन कमेटी में तब्दीली आई, बिलाल अफजल साहब अब पीसीबी चेयरमैन के मुशीर बन गए। तो मतलब ये मैं कह रहा हूं कि पिक एंड चूज ना करें, एक बार ऑपरेशन क्लीन अप कर दें, सर्जरी कर दें, ताकि मर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाए ना। ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी को आप किस तरह से देख रहे हैं? चैंपियंस ट्रॉफी का फ्यूचर, उस पर भी हमने देखा कि अब जो चेयरमैन पीसीबी है मोहसिन नकवी, उन्होंने कहा कि अब आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो हिंदुस्तान को लेकर आए। पाकिस्तान में पहले भी आईसीसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद एक बड़ा क्लियर स्टांस मोहसिन नकवी साहब ने भी रखा। पाकिस्तान अपने उस स्टांस पर कायम रहेगा। आपको लग रहा है इनसाइड स्टोरी क्या है आपके पास? देखिए, अभी तक तो अनवार साहब यही स्टोरी है कि जब तक बीजेपी सरकार और मोदी हुकूमत नहीं चाहेगी, भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। आप तो चूंकि सारे सेगमेंट करते हैं, पॉलिटिकल इंटरनेशनल जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस करते रहते हैं। इस वक्त तो बीजेपी हुकूमत का बयानिया एंटी पाकिस्तानी बयानिया है
तो अभी तक तो मुश्किल है। लेकिन हम थोड़ी देर पहले जो वकार यूनुस की बात कर रहे थे, लोग अभी से वकार यूनुस को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो उनको लाने का फैसला ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में ये कहना भी मुनासिब नहीं है। हर आदमी से गलतियां होती हैं। हो सकता है कि वकार यूनुस इस पोस्ट में अच्छे साबित हो, लेकिन ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मसला है ना, वकार यूनुस का पीसीबी में आना और क्रिकेट के मामला संभालना, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला हो सकता है। वो इसलिए कि वकार यूनुस खुद इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े क्रिकेटर रहे हैं कि कल अगर वो सौरव गांगुली को इंडिया फोन करते हैं, गंगोली को फोन करते हैं, राहुल द्रविड़ को फोन करते हैं, तो वकार यूनुस का उनसे बात करना मुश्किल नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब या सलमान नसीर साहब इंडिया में किसी बड़े क्रिकेटर से बात करना चाहेंगे तो उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो मेरे ख्याल में चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का जो केस है, इवन अगर नरेंद्र मोदी साहब को भी वकार यूनुस की कॉल जाएगी तो वो कहेंगे यार वकार यूनुस मुझे कॉल कर रहे हैं। मुझे याद है मैं 2016 में इंडिया में था, जब इमरान खान साहब अपोजिशन लीडर थे, भारत गए थे, तो उन्होंने भी वहां पर मोदी साहब से मुलाकात की थी। तो वकार यूनुस को पीसीबी इंडिया भेज सकता है कि भाई जाएं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इंडियन गवर्नमेंट के जो सरकर्दा लोग हैं उनसे जाके पाकिस्तान का केस लड़े। तो ये एक मेरे ख्याल में क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा फैसला है कि अच्छा फैसला हो सकता है। ये मुकदमा पाकिस्तान का बेहतर अंदाज में लड़ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करेंगे। साल बदल गए, कंपनी का नाम बदल गया, मगर नहीं बदला तो वॉल्टर। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिसने अपनी जवानी भी एक ही कंपनी के नाम कर दी और बुढ़ापा भी। ब्राजील के वॉल्टर हैं जिन्होंने इसी कंपनी में 84 साल काम करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया। प्राइवेट नौकरी में लोग अच्छी तनख्वाह और अच्छी पोजीशन हासिल करने के लिए एक से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते हैं। खास तौर पर आज की नौजवान नस्ल हर 2 साल में नौकरियां बदलती हैं। आपने भी कभी किसी कंपनी में 10 या 15 साल का तवील तरीन अरसा काम किया होगा, लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसने इसी कंपनी में 84 साल तक काम किया है और इसके साथ ही उन्होंने दुनिया में सबसे ज्यादा अरसे तक एक ही कंपनी में काम करने का दिलचस्प रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। ब्राजील के ये वॉल्टर ऑर्थमैन हैं जिन्होंने एक ही टेक्सटाइल कंपनी में 84 साल काम करके अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कराया है। अपनी पहली नौकरी से लेकर रिटायरमेंट तक वो इसी कंपनी में काम करते रहे हैं। 15 साल की उम्र में वॉल्टर ने 17 जनवरी 1938 को टेक्सटाइल कंपनी इंडस्ट्री रेनॉक्स में शमूलियत इख्तियार की थी। वॉल्टर ने सेल्समैन के तौर पर कंपनी में नौकरी शुरू की थी, जबकि कुछ अरसे बाद उनकी काबिलियत की बिना पर उनको सेल्स मैनेजर की पोस्ट मिल गई और तब से वो इसी कंपनी में पोस्ट सेल्स मैनेजर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे हैं और वो गुज़श्ता 84 सालों से कंपनी में काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी कंपनी में तवील तरीन मुद्दत तक काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले किसी ने एक ही कंपनी में इतना लंबा अरसा नहीं गुजारा। वॉल्टर, जो कि पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थे, उन्होंने 15 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और ये उनकी स्टोरी है जो हमने आपके साथ शेयर की है और उन्होंने